Hello friends, welcome back to my channel. My name is Dr. Jyoti. I am a homeopathic physician and counselor. Today I will discuss about the fundamental और cardinal principles of homeopathy. Last video में हमने देखा था law of similia, law of simplex and law of minimum. आज हम डिस्कस करेंगे doctrine of drug proving, theory of chronic disease, theory of vital force and doctrine of drug dynamization. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. Doctrine of drug proving. In homeopathy, we prescribe only those medicine whose medicinal properties are known through drug proving. Hahnemann was the first who wanted to know the action of drug upon the human organism. This process is known as drug proving. डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग दैट मीन्स दवा साबित करने का सिद्धांत. होम्योपैथी में हम केवल उन्हीं औषधियों को लिखते हैं जिनके औषधीय गुणों का पता ड्रग प्रूविंग द्वारा लगाया जाता है. डॉक्टर हैनीमैन जो थे वो पहले ऐसे व्यक्ति थे अल्ब्रेक्ट वॉन हॉलर को छोड़कर जिन्होंने इसकी आवश्यकता महसूस की कि मानव जीव पर दवाओं की जो एक्शन है उसको वो जानना चाहते थे. इस प्रक्रिया को ही ड्रग प्रूविंग कहा जाता है. ओके. Drug proving is a systematic investigation of pathogenetic power of the medicine, okay, on the healthy human being of different ages, both sexes and various constitutions. These recording of drug proving form the only reliable knowledge of medicine which are very much essential to cure diseases homeopathically. क्या बताना चाह रहे हैं ये कि औषधि के जो गुण हैं वो औषधि जो सिद्धांत है विभिन्न आयु वर्ग के लोगों पे विभिन्न लिंगों पर है ना, इसका हम ड्रग प्रूविंग करते हैं. एक रोगजनक शक्ति की एक व्यवस्थित जांच होती है. औषधि प्रमाण की यह रिकॉर्डिंग ही दवाओं का एकमात्र विश्वसनीय ज्ञान है जो होम्योपैथी के रूप में रोगों को ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है. The drug must be proved on human being because of following reason. ड्रग प्रूविंग हम ह्यूमन बीइंग पर ही क्यों करते हैं, इसके डिफरेंट रीज़न है. फर्स्ट क्या है, एनिमल डू नॉट गिव सब्जेक्टिव और मेंटल सिम्टम्स. जो एनिमल्स होते हैं वो कभी भी हमें मेंटल सिम्टम्स और सब्जेक्टिव सिम्टम्स नहीं देंगे. इफ़ेक्ट्स ऑफ सेम ड्रग्स और एनिमल्स एंड ऑन ह्यूमन बीइंग्स और डिफरेंट. जो इफ़ेक्ट होता है ड्रग का एनिमल्स के ऊपर और ह्यूमन बींग्स के ऊपर वो दोनों अलग अलग तरीके से होता है. थर्ड, वी डू नॉट गेट द मॉडलिटीज़ एंड द फाइनल सिम्टम्स ऑफ ड्रग्स. जो एनिमल्स होते हैं वो कभी भी मॉडलिटीज़ नहीं बताएंगे कि कितना एग्रीवेशन हो रहा है, कितना एम्ब्यूलेशन हो रहा है, उन्हें आराम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें वो हमें नहीं बताएंगे. ओके. Moreover, the human being should be healthy due to the following reasons. Okay? The symptoms of the drug and that of the diseases will be mixed together. Okay? Only जो healthy human being है, जो स्वस्थ व्यक्ति है, उसी के ऊपर हम ड्रग प्रूविंग क्यों करते हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं. फर्स्ट, द सिम्टम्स ऑफ द ड्रग एंड दैट ऑफ डिसीज़ विल बी मिक्स टुगेदर. जो ड्रग के सिम्टम्स हैं और जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, वो जिस बीमारी से ग्रसित है, उन दोनों के जो सिम्टम्स हैं, डिसीज़ के सिम्टम्स एंड ड्रग्स के सिम्टम्स, वो मिक्स हो जाएंगे तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. जो थर्ड क्या है, मॉरिवर द एक्शन ऑफ ड्रग्स ऑन द सिक पर्सन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल वन. जो एक्शन होगा ड्रग का, जो दवाई का जो असर होगा एक सिक पर्सन के ऊपर, वो एक अलग तरीके से होगा और जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे है उस पर जो दवा का असर होगा वो अलग तरीके से होगा. यही कारण है कि हम ड्रग प्रूविंग जो करते हैं वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे करते हैं. जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके ऊपर ही हम ड्रग प्रूविंग करते हैं. द प्योर इफेक्ट ऑफ मेडिसिन्स कैन आल्सो बी ascertained to some extent by the employing them in disease, but such investigation should be performed by the master observer. कि क्या कहना चाह रहे हैं कि दवाओं के शुद्ध प्रभाव को कुछ हद तक बीमारियों में लगाकर भी पता लगाया जा सकता है, बट जो मास्टर ऑब्जर्वर है उसी के द्वारा ही ये प्रोसेस की जानी चाहिए.
सेक्शन 144 हमने अभी देखा, द प्योर इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन कैन ऑल्सो बी ascertained टू सम एक्सटेंट बाय द एम्प्लॉइंग them in disease, but such investigation should be performed by the master observer. ओके एक डायग्राम के थ्रू कुछ बताया गया है, द पैथोजेनेटिक पावर ऑफ मेडिसिन कैन बी ascertained थ्रू ड्रग प्रूविंग equal the disease curative power of medicine recorded in the homeopathic materia medica. ये होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में रिकॉर्ड किया गया है. कैसे समझेंगे हम इसको कि एक जो मेडिसिन है, एक जो दवा है, उस दवा की रोग पैदा करने की जो शक्ति है, जो पावर ऑफ मेडिसिन है, वो कैसे पता लगाई जा सकती है? ड्रग प्रूविंग के बेस पे हम उसको ड्रग प्रूविंग करके पता लगा सकते हैं ना. पावर ऑफ मेडिसिन जो है वो हम ड्रग प्रूविंग करके पता लगा सकते हैं. सेम वही एक दवा की रोग उपचारात्मक शक्ति है ना, क्यूरेटिव पावर ऑफ जो मेडिसिन है, वो क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन हम कैसे पर्सन को क्योर करेंगे यदि कोई पर्सन डिसीज्ड है. तो जो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका जो है उसमें ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड है ना. इसलिए हम होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पढ़ते हैं कि हमें नॉलेज हो कि होम्योपैथी में हमें कैसे ट्रीट करना है. ओके, नेक्स्ट, theory of chronic disease. After 12 years of experiment and the observation, he reached to the conclusion that the chronic disease are caused by the chronic miasm. This chronic miasm are soda, syphilis and psychosis. Soda is the real fundamental cause and the producer of innumerable forms of disease. It is the mother of all disease, and at least 7/8 of all the chronic maladies springs from it, while the remaining 8 springs from syphilis and psychosis. Cure is only possible by proper anti-miasmatic treatment. Although this theory was incorporated in the 4th edition 1829 of Organon of Medicine, but he published his classical work in 1828, Chronic Disease. 12 वर्षों के अवलोकनों और प्रयोगों के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे डॉक्टर हैनीमैन कि क्रॉनिक डिसीज क्रॉनिक मियाज्म के कारण होती है. मियाज्म क्या क्या होते हैं? सोडा, सिफिलिस एंड साइकोसिस. सोडा क्या होता है? वास्तविक मौलिक कारण होता है ना, रियल फंडामेंटल कॉज होता है, और असंख्य प्रकार के रोगों का उत्पादक भी होता है ना. ये सभी रोगों की जननी है. ठीक है, यदि 8 बीमारियों में से 7 इसी से होती है, शेष जो 8वां है वो सिफिलिस और साइकोसिस से होता है. ऐसा हम कह सकते हैं एंटी मियास्मेटिक जो मेडिसिन होती हैं उनके द्वारा ही इसका जो ट्रीटमेंट है वो संभव है. थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिसीज को डॉक्टर हैनीमैन ने अपने कौन से एडिशन में, हमने जब एडिशंस वाला लेक्चर देखा था उसमें हमने बताया था कि जो थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिसीज़ है वो 4th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में 1829 में शामिल किया गया था. ओके, एंड 1828 में एक क्लासिकल वर्क उन्होंने पब्लिश किया था, प्रकाशित किया था. उसका जो टाइटल है वो क्या था? पुरानी बीमारियाँ, उनकी प्रक्रिया और होम्योपैथिक उपचार. क्रोनिक डिसीजेस, देयर नेचर एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट. नेक्स्ट, theory of vital force. It is homeopathy which stresses on existence and operations of vital force in a living organism. The human organism is trinity consisting body, mind and spirit. The spirit which is responsible for the different manifestation of life is termed by Dr. Hahnemann as vital force. Hahnemann speaks of vital force in aphorism 10 of his Organon of Medicine. Thus, the material organism without the vital force is capable of no sensation, no function, no self-preservation. It derived all sensation and performed all the functions of life solely by means of the immaterial being which animates the material organism in healthy and in disease. क्या मीनिंग हुआ इसका? कि ये होम्योपैथी है जो एक जीवित जीव में जीवन के शक्ति के अस्तित्व और संचालन पर जोर देती है. मानव जीव शरीर, मन और आत्मा से मिलकर एक त्रिगुणात्मक इकाई है.
यह आत्मा जो जीवन की विभिन्न अभिव्यक्तियों के लिए जिम्मेदार है। डॉक्टर हैनीमैन ने इसे महत्वपूर्ण शक्ति कहा है। ठीक है, वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स के बिना, दैट मीन्स प्राण के बिना, कोई संवेदना, कोई सेंसेशन, कोई कार्य, कोई आत्म संरक्षण मटेरियल बॉडी नहीं कर सकती, है ना। वाइटल फोर्स की इम्पोर्टेंस इन्होंने इस प्रकार से बताई है। स्वस्थ स्थिति में वाइटल फोर्स की एक ऐसी शक्ति है जो सामान्य कार्यों को बनाए रखती है। In healthy condition, it is the vital force which maintains normal functions and the sensation of our organism. But when this vital force is primarily dynamically deranged by some malefic dynamic influence, it causes abnormal sensation and functions which are manifested outwardly through the material body as abnormal signs and symptoms, in the totality of which कंस्टिट्यूट्स द डिसीज। जो स्वस्थ स्थिति में वाइटल फोर्स ही एक ऐसी शक्ति है जो सामान्य कार्यों को बनाए रखती है ना। वाइटल फोर्स यदि हमारा सिस्टमैटिक है, वाइटल फोर्स यदि वाइटल फोर्स बहुत अधिक डिक्रीज हो गया ना, क्षीण हो गई उसकी शक्ति, वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया, दुर्बल हो गया, तो कोई भी जो औषधि है, कोई भी जो मेडिसिन है वो सहायक नहीं होगी। क्योंकि जो हमारी प्राण शक्ति है, क्योंकि जो हमारा वाइटल फोर्स है वो बाहरी जो सहायता की पहुंच से बाहर हो जाएगा। ठीक है, बाहरी सहायता इन द सेंस कि जो हम उसको मेडिकेशन देंगे उससे वो अलग हो जाएगा। इसलिए वाइटल फोर्स की इम्पोर्टेंस यहाँ पर बताई। The theory of vital force was introduced in 5th edition of Organon of Medicine in 1833. In the 6th edition, it has been changed to vital principle. The conceptions of vital force has given non-materialistic conceptions of diseases to homeopathic school. This non-materialistic approach to the treatment of disease has made homeopathy a non-injurious and rational art of healing. ओके, क्या होगा? ये नॉन इंजूरियस रहेगा, गैर हानिकारक होगा और तर्क संगत कला है। ओके, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन, ये लास्ट है। होम्योपैथिक डायनामाइजेशन आर द प्रोसेसेस बाय विच द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज विच आर लेटेंट इन नेचुरल substances while in their crude state become awakened and developed into activity to an incredible degree. Homeopathic dynamization, that means what? होम्योपैथिक डायनामाइजेशन दैट मीन्स कि जो औषधीय गुण होते हैं जो प्राकृतिक पदार्थ में अव्यक्त रहते हैं, मतलब उनकी जो प्रॉपर जो शक्ति है, जो पावर है, वो उसमें हमें नहीं दिखाई देती है, वो व्यक्त नहीं होती है। बट जब हम उस क्रूड सब्सटेंस में उसे चेंज करते हैं, देन उसके बाद पोटेंटाइज करके उसकी मेडिसिन बनाते हैं, तो उसमें एक अविश्वसनीय, मतलब बहुत ही मैजिकल इफ़ेक्ट वाली मेडिसिन क्रिएट होती है और वो डिसीज़ को ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। कुछ प्रोसीजर्स हैं जिसके द्वारा हम According to Stuart Close, homeopathic potentization is the mathematico-mechanical processes for the reduction according to scale of crude, inert of poisonous medicinal substances to a state of physical solubility, physiological assimilability and therapeutic activity and harmlessness for use as homeopathic healing remedies. Okay, drugs are potentized by following two method. ये जो प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं, पोटेंटाइजेशन करते हैं, सक्शन करते हैं, तो अलग अलग जो क्रूड फॉर्म में जो मेडिसिनल सब्सटेंस होता है, यदि वो इनसॉल्यूबल है, दैट मीन्स यदि अघुलनशील है, तो उसको हम टैचुरेशन वाली मेथड से करेंगे। यदि वो सॉल्यूबल है, दैट मीन्स घुलनशील है, तो उसको सक्शन वाली प्रोसेस से हम उसको पोटेंटाइजेशन प्रोसेस करते हैं। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द पोटेंटाइजेशन इन होम्योपैथी आर एज फॉलोज। हमने क्या देखा कि जो सब्सटेंस है विच हेल्प्स टू अवॉइड अनवांटेड मेडिकल एग्रीवेशन एंड साइड इफ़ेक्ट्स,
ओके, आफ्टर पोटेंटाइजेशंस के बाद होम्योपैथी में जो सब्सटेंस है, जो ऑब्जेक्ट है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस हो जाती है। सबसे फर्स्ट कि टू रिड्यूस द मेडिसिनल सब्सटेंस विच हेल्प्स टू अवॉइड अनवांटेड मेडिसिनल एग्रीवेशन एंड साइड इफेक्ट, या अनवांटेड एग्रीवेशन और साइड इफेक्ट्स को रिमूव करते हैं, रिड्यूस करते हैं। सेकेंड, होम्योपैथी बिलीव्स द वाइटल फोर्स इज डायनामिक इज नेचर एंड दैट इफेक्ट्स बाय डिसीज कैन ओनली बी क्योर्ड बाय द डायनामिक पावर ऑफ सर्विसिबल मेडिसिन, नॉट फॉर इट्स मटेरियल क्वांटिटी। ओके, इसमें क्या बताया गया है कि यदि जो वाइटल फोर्स है, यदि वो डायनामिक है, डायनामिक दैट मीन्स यदि वो गतिशील इन नेचर का है, तो उसका जो यदि हम उसको क्योर करना चाह रहे हैं किसी चीज़ से, तो उस जो मेडिसिन है, किससे हम मेडिसिन से उसको क्योर कर रहे हैं, तो वो मेडिसिन जो है वो भी डायनामिक पावर की होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, वाई द प्रोसेसेस द मोस्ट virulent and the deadly poisons are not only rendered harmless but are the transformed into the beneficial healing remedy। ओके, इसमें क्या बताया हुआ है कि जो आर्सेनिक एंड लेगेसीज टाइप के जो ड्रग्स होते हैं, है ना, जिसमें पॉइजनस प्रॉपर्टी होती है ना, पॉइजनस प्रॉपर्टी इसमें प्रेजेंट होती है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, इस प्रोसीजर में क्या देखेंगे कि जो बहुत ज़्यादा विषैला या पॉइजनस है या फिर वो हार्मफुल है, यदि वो इंजूरियस है, पॉइजनस है तो वो इंजूरियस ही होगा बॉडी के लिए, तो इसमें हम उसका जो पॉइजनस प्रॉपर्टी होती है उसको रिमूव कर देते हैं, और जो उसकी इम्पॉर्टेंट है, जो उसकी गुणकारी या लाभकारी जो चीज़ें हैं या जो बेनिफिशियल जो चीज़ें हैं उसको पोटेंटाइज करके प्रोड्यूस करते हैं, तो वो हमारी एक मेडिसिन बनती है, जो मेडिसिन के तौर पे उस डिसीज़ को ट्रीट करने में यूज़ की जाती है। ओके, देन नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि जो सब्सटेंसेस विच आर medicinally inert in their crude natural state are the active and the effective for healing the sick। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो कॉमन सॉल्ट है या फिर जो चारकोल है या लाइकोपोडियम है, इस टाइप के जो सब्सटेंसेस हैं उसमें हम क्या करेंगे, ये किस टाइप के सब्सटेंस है, किस टाइप के पदार्थ हैं, जो अपनी जो उनकी जो कच्ची अवस्था होती है, कच्चा जो प्राकृतिक अवस्था होती है उसमें में औषधीय रूप से निष्क्रिय होती है। इस प्रक्रिया से, मतलब इस पोटेंटाइजेशन प्रक्रिया से, सक्शन प्रक्रिया से हम उसको उस कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कन्वर्ट कर देते हैं कि वो सक्रिय और प्रभावी हो जाती है डिसीजेस को ट्रीट करने में। ओके, लाइक हमने क्या कहा, सॉल्ट जो नमक है, चारकोल है, लाइकोपोडियम है, जो सिलिका है, इस टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं ना, उनमें जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है उसको हम पोटेंटाइज करके उसको डेवलप करते हैं, जो मेडिसिन को ठीक करने में इम्पॉर्टेंट होती है। ओके, द एक्शन ऑफ पोटेंटाइज्ड मेडिसिन्स आर डीपर, लॉन्गर एंड द मोर वाइड स्प्रेड। जो एक्शन ऑफ, जो पोटेंटाइज करने के बाद जो मेडिसिन बनाते हैं हम इन सब्सटेंसेस से, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसी हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा डीपर, लॉन्गर एंड मोर वाइड स्प्रेड होती है। मतलब उसका जो असर होता है बहुत ज़्यादा डीपली होता है, बहुत गहरा होता है, लॉन्गर होता है, बहुत लंबे समय तक रहता है और अधिक व्यापक होता है ना, वाइड होता है। ये इम्पॉर्टेंट होता है। हमने क्या पढ़ा, द डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन। ये हमें कहाँ पर डॉक्टर हैनीमैन ने अपने कौन से एडिशन में इसको इंक्लूड किया है, तो द डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू होम्योपैथी इन द फिफ्थ एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। पब्लिकेशन का ईयर है 1833। ओके, तो आज हमने क्या देखा, द कार्डिनल एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी, ये हमने डिस्क्राइब किया। जो 7 प्रिंसिपल्स थे, हमने 2 वीडियो के माध्यम से इनको यहाँ पर डिस्क्राइब किया। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं।